मोदी सरकार पार्ट 2 में फेरबदल और विस्तार का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जी हां, केंद्रीय मंत्रिमंडल का आज शाम 6 बजे विस्तार होना है। शपथ ग्रहण समारोह आज शाम 6 बजे शुरू हो जाएगा। पीएम मोदी की कैबिनेट में शामिल हो रहे 43 नेताओं की फाइनल लिस्ट आ गई है। इस लिस्ट में कई बड़े नामों को जगह दी गई है। मसलन नारायण रातातुराणे, सर्बानंद सोनोवाल, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, ज्योतिरादित्य सिंधिया, रामचंद्र प्रसाद सिंह, अश्विनी वैष्णव, पशुपति कुमार पारस, किरण रिजिजू, राजकुमार सिंह, हरदीप सिंह पुरी, मनसुख मंडविया के अलावा और भी कई नेताओं के नाम इस लिस्ट में शामिल बताए जा रहे हैं। कैबिनेट विस्तार के मद्देनजर 10 मंत्रियों का प्रमोशन हुआ, जबकि मंत्रिमंडल में 33 नए चेहरों को शामिल करने का फैसला लिया गया है। हालांकि असल तस्वीर क्या रहेगी ये तो 6 बजे ही स्पष्ट हो पाएगा। जानकारों की माने तो इस मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद ये भारत के इतिहास का सबसे युवा मंत्रिमंडल हो जाएगा। नए मंत्रिमंडल में महिलाओं की भागीदारी ज्यादा है। उत्तर प्रदेश यानी कि वो राज्य जो इस वक्त बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, उस पर भी हम करेंगे बात कि आखिरकार किस हद तक उसकी महत्वता इस मंत्रिमंडल के जरिए साबित की जाएगी। आज होगी चर्चा इसी मुद्दे पर और हमारे साथ एक पूरा खास पैनल इस समय जुड़ा हुआ है। पैनल का मैं तारुफ आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता खेमचंद्र शर्मा जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ कांग्रेस नेता संजय गुप्ता जी स्टूडियो में मौजूद है, बहुत स्वागत करती हूँ आपका भी सर। सपा प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है कपिल जी आपका। ब्रज किशोर सिंह नेता है जेडीयू के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और डॉक्टर सुनील कौशिक वरिष्ठ पत्रकार है, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसएन द्विवेदी न्यूज डायरेक्टर जनतंत्र टीवी के, वो भी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर सुनील कौशिक आपके साथ करना चाहूंगी। फिलहाल ये जो संभावित चेहरे, ये जो 43 लोगों की लिस्ट बताई जा रही है, मोदी पार्ट 2, मोदी 2.0, किस तरह से आप इसे देख रहे हैं, क्या लग रहा है? देखो शिल्पा, ये सब पता है कि दूसरा केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होना था। कई हफ्तों से चर्चाएं भी थी और आज लगाए लगभग 15-12 के आसपास मंत्रियों के इस्तीफे भी ले लिए हैं। तो निश्चित तौर से जो 5 राज्यों में होने वाले चुनाव हैं उनको दृष्टिगत रखते हुए किस तरीके से जातिगत समावेश बने जिससे कि सारे लोगों को साधा जा सके। दूसरा मैं कहूँगा कि कोरोना काल में जिन मंत्रालयों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही, मुझे लगता है कि उन्हीं के इस्तीफे लिए गए हैं। जैसे हम बात करेंगे सामाजिक न्याय मंत्रालय के, यहाँ पे कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री दोनों चले गए। थापर चंद गहलोत को गवर्नर बना दिया और रतन लाल कटारिया जी से इस्तीफा ले लिया। तो ये सारी चीज़ें हैं। शिक्षा मंत्री निशंक बहुत खास माने जाते थे, उनका भी इस्तीफा ले लिया। आपने देखा होगा कोरोना काल के बाद जो परीक्षाओं को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप करना पड़ा, तो ये सब कुछ चीज़ें मंजूर नहीं थी प्रधानमंत्री जी को। और पिछले मंत्रिमंडल में की जब मीटिंग थी तो बड़ा स्पष्ट तौर से प्रधानमंत्री ने कह भी दिया था कि कुछ मंत्रालयों की शिकायत है, अभी भी समय है कि हम इसमें सुधार कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ ऐसे मंत्रालय थे जिसमें कोरोना काल के बाद जो स्थिति इस देश की पैदा हुई, उनकी क्या भूमिका रही, उसको दृष्टिगत रखते हुए इस्तीफा लिए गए हैं। दूसरी बात, ये बिल्कुल ठीक बात है कि सबसे युवा केंद्रीय मंत्रिमंडल होगा। अब यदि आज की हम स्थिति की बात करें तो जो उम्र का समावेश किया गया था वो 64 के आसपास का था, अब 58 साल के आसपास का आ जाएगा। दूसरा, कई चीज़ों की चर्चाएं भी वहाँ हो रही हैं, जैसे पूर्व आई अधिकारी भी लिए जा रहे हैं, कुछ डॉक्टर्स भी लिए जा रहे हैं, पीएचडी हैं जिनको, कुछ 13 वकील के आसपास भी रखे हुए हैं, 10 MBA डिग्री वाले भी हैं, 5 इंजीनियर भी हैं। तो ये इतनी अच्छी तरीके से ये मंत्रिमंडल बनाया जा रहा है, तो निश्चित तौर से कोरोना के बाद जो स्थिति पैदा हुई वो इसमें सम्मिलित है। दूसरा, 5 राज्यों के जो चुनाव होने वाले हैं उनको भी ध्यान में रख करके जो मंत्रिमंडल का विस्तार है। और देखा होगा कि आपने गवर्नर, मैंने अभी कल मेरी किसी RSS के किसी वरिष्ठ नेता से वार्ता हो रही थी, पदाधिकारी थी, नेता तो नहीं कह सकता मैं, चाय पे, तो उन्होंने बड़ा मुझे समझाने का प्रयास किया। और जो गवर्नर नियुक्त किए हैं उन्होंने पूरा मुझे एक कागज़ दिखाया जिसमें सारा था कि कौन सा गवर्नर किस कास्ट से आता है। जैसे उन्होंने कहा बिहार के OBC की है तो उन्होंने बात की, OBC का उन्होंने कह दिया तेलंगाना, सिक्किम, हरियाणा, झारखंड, बिहार OBC चेहरे से आते हैं। तो मुस्लिम का अल्पसंख्यक का कहा तो उन्होंने कहा मणिपुर, केरल से आते हैं। इसी अनुसूचित SC ST का कहा तो उन्होंने कहा त्रिपुरा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। मतलब इस तरीके से सिस्टम तैयार किया जा रहा है कि सारी जातियों के विकास के लिए समावेश हो सके और उन लोगों की जिनका योगदान है
उन छोटे तबके के लोगों का विकास करने के लिए। तो लगता है कि ये आज शाम को 6 बजे के बाद देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके लिए करना होगा शाम 6 बजे का इंतजार है। सिंधेदी जी, आपके पास आते हुए 2 साल में पहली बार ये मंत्रिमंडल का विस्तार आज जो हो रहा है अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसके अलावा 5 राज्यों में चुनाव भी, ये फैक्टर भी मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान ध्यान में रखा जा रहा होगा। क्या लग रहा है आपको, किस तरह से समीकरणों को बैठाने की कोशिश यहां पर की गई? ये जो 43 नामों की बात कही जा रही है, इस लिस्ट की बात कही जा रही है, किस तरह से आप इसे देख रहे हैं द्विवेदी साहब? बिल्कुल ठीक है, जैसे कि अभी कौशिक जी भी बता रहे थे, तो मैं कुछ एक आंकड़ों के ऊपर जरूर बात करना चाहूंगा। देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार, इसको कहना शायद कम होगा, लेकिन मंत्रिमंडल का मेकओवर कहना इसको ज्यादा बढ़िया शब्द होगा मेरे ख्याल से इसके हिसाब से। देखिए, ये जो मंत्रिमंडल में कुछ आंकड़े बता रहा हूँ, इसमें नए मंत्रिमंडल की जो औसत आयु है वो 58 वर्ष की होगी। बिल्कुल सही बात है, सबसे युवा मंत्रिमंडल आप इसे कह सकते हैं। अभी तक के स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे युवा मंत्रिमंडल ये होगा जिसमें औसत आयु 58 वर्ष की होगी जी। इसके साथ ही साथ देखिए, जिस तरह से इसमें सारा जातिगत और धार्मिक, सारा जातिगत और दूसरे समीकरणों का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखा गया है। इस नए मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा 12 अनुसूचित जाति के मंत्री होंगे। इसके साथ ही 8 अनुसूचित जनजाति के मंत्री होंगे। 27 सबसे ज्यादा 27 ओबीसी के मंत्री होंगे। इसके अलावा देखिए, इसमें बहुत ही प्रोफेशनल मंत्रिमंडल भी आप उसको कहेंगे। इसमें 13 वकील, 6 डॉक्टर, 5 इंजीनियर, 7 सिविल सेवक जिसमें IAS PCS सब हो सकते हैं। इसके साथ ही 5 PhD वाले भी इस मंत्रिमंडल में शामिल किए जा रहे हैं। इसके अलावा 3 MBA और 68 स्नातक, मतलब सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा और सबसे ज्यादा युवा मंत्रिमंडल ये जो मोदी जी का ये होने जा रहा है। इसके साथ साथ देखिए, इसमें 25 राज्यों का प्रतिनिधित्व है, मतलब 25 राज्यों, मतलब पूरे अखिल जो भारतवर्ष का प्रतिनिधित्व है वो इस मंत्रिमंडल में दिया गया है। हाँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो ये पूरा इंडिया इसके अंदर कवर किया। और साथ ही साथ बड़ी महत्वपूर्ण बात है, 11 महिला मंत्री होंगी, मतलब सबसे ज्यादा अभी तक के जो मंत्री हैं 11 महिला मंत्री भी इसमें शामिल की जा रही हैं। इसके साथ ही उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट के काफी ख्याल रखा गया, जहां से 4 मंत्री इस बार बनाए जा रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस मंत्रिमंडल को सिर्फ मंत्रिमंडल विस्तार कहना शायद सही नहीं होगा, ये पूरा मोदी जी मेकओवर करने जा रहे हैं। इसको मेकओवर कहना ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जिस तरह से पूरे कोरोना के हालात बने थे, कोरोना के बाद जिस तरह की एंटी इनकम्बेंसी फैलती जा रही थी, तमाम मंत्रालयों के कामकाज को लेकर जो बातचीत उठ रही थी कि उन्हें तमाम अच्छा काम दिया, चाहे स्वास्थ्य मंत्रालय हो या सहकारिता, यानी कि आप कितने भी बड़े चेहरे क्यों ना हो, अगर आपने संतोषजनक काम नहीं किया है तो फिर गाज आप पर गिरेगी। और कुछ यही संदेश यहाँ पर मोदी सरकार के द्वारा देने की कोशिश इस विस्तार के जरिए और इन 11 मंत्रियों पर गाज गिराने के जरिए। बिल्कुल बिल्कुल देखिए, जो भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, जैसे कि मोदी सरकार NPA कह सकती है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, उन सबको यहाँ पे छाड़ दिया गया है। और जिन्होंने अच्छा काम किया उनका प्रमोशन भी किया जा रहा है। जैसे हरदीप पुरी है, अनुराग ठाकुर है, उन सबका प्रमोशन भी किया जा रहा है। जो भी अच्छे काम करने वाले लोग, तो उनका प्रमोशन भी किया जा रहा है। और जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं उनको उनकी इस मंत्रिमंडल से बिल्कुल विदाई की जा रही है। तो एक बिल्कुल नया रूप देने जा रही है मोदी सरकार, जिससे 5 राज्यों में चुनाव भी आने वाले समय में इन सब चीजों को बहुत ध्यान में रखते हुए बहुत चुनौतीपूर्ण है ये मंत्रिमंडल का विस्तार भी। और अभी थोड़ी देर बाद ये क्लियर हो जाएगा, बहुत ज्यादा साफ हो जाएगा कि आखिर किसको क्या मंत्रालय मिलता है। उससे और ज्यादा इसकी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। चलिए ठीक है, संजय गुप्ता जी, आपका मैं ओपनिंग रिमार्क चाहूंगी इस मंत्रिमंडल विस्तार पर, आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से देश के आज हालात है, हमें समझना पड़ेगा कि 2 साल लगभग इस मंत्रिमंडल को, अगर पुराने मंत्रिमंडल को हम छोड़ दें 5 साल वाले को, 2019 के बाद से अब लगभग ये 2 साल का मंत्रिमंडल ये इसने काम करके दिखाया है। हाँ। तो जिस तरह से आदरणीय अभी द्विवेदी साहब कह रहे थे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, दरअसल मेरा तो सलाह ये है कि पूरी सरकार जो पिछले 2 सालों में रही वो इस देश के लिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। कैसे? क्योंकि बहुत सी अगर चीज़ें किसी भी आप क्षेत्र में बात कर लें तो इस क्षेत्र के हर क्षेत्र के अंदर ये सरकार लगभग पूरी तरह से विफल है। महंगाई की बात कर लें, पेट्रोल की बात कर लें, डीजल की कर लें, गैस की कर लें, खाने के तेल की कर लें, सब्जियों की कर लें, दलहनों की कर लें, आज और सामानों की कर लें, 40 से 45% आज रेट बढ़े हुए हैं। और उसके अलावा बात कर लें GDP की, उसके अलावा बात कर लें 3 ट्रिलियन इकोनॉमी की, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की, इसके बाद बात कर लें अच्छे दिनों की। अगर मैं बात करना चाहूँ तो जो कहा
हमारे एडिटर साहब ने बहुत अच्छी बात कही है कि एनपीए ये केवल कुछ मंत्री नहीं है, ये लगभग पूरी सरकार ही एनपीए। और देखिए कितनी शर्मनाक ये स्थिति है। हालांकि चूंकि मैं उस तरीके से कहना नहीं चाहता हूं क्योंकि भी शुरुआत है डिबेट की, मगर हमें समझना पड़ेगा आज 12 मंत्रियों को जिस सरकार के अंदर पिछले 2 साल को ही मानते हैं, 7 साल छोड़ दीजिए, उनके आज इस्तीफे लेने पड़ी है। इसके मतलब निकम्मे थे, ये मानना पड़ेगा ना। वो लोग 12 लोग निकम्मे थे जिनको बाहर निकाला। अभी सुनील कौशिक जी जिक्र कर रहे थे। तो जिस मंत्रिमंडल में से 12 निकम्मे मंत्रियों को बाहर निकाला जा रहा है, और मैं तो कहना चाहता हूं जो रह गए हैं उनके भी रिपोर्ट कार्ड आपने ढंग से चेक किए नहीं है, चेक कर लीजिए। करना चाहें तो एक एक विभाग पे, एक एक डिपार्टमेंट पे बात हो सकती है। और मैं इससे आगे बढ़ के अगर मुझे आप अवसर दें, 2-3 बातें और जोड़ना चाहता हूं। मैंने सुना अभी और भी मेहमान इंतजार, 2-3 बातें सिर्फ बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनील जी कह रहे थे कि इतने वकील जोड़े, इतने हमने डॉक्टर जोड़े, इतने प्रोफेशनल जोड़े, बेहतर होता कि इस देश के किसी बेरोजगार को भी आप मंत्रिमंडल में जोड़ते तो आज बेरोजगारी की समस्या दूर होती। बेहतर होता किसी किसान को आपने जोड़ दिया होता तो किसानों की समस्या दूर होती। बेहतर होता किसी छोटे व्यापारी को जोड़ा होता तो वो छोटा व्यापारी, आज छोटे व्यापारियों की जो आपने वायदे किए थे 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया था, 1 रुपया नहीं मिला। आज असंगठित मजदूर को जोड़ा होता तो वो अपनी उसकी समस्या दूर होती। आप अल्पसंख्यक को जोड़ा होता जो पीड़ित है, ये जो बढ़िया कुर्ता पजामा पहन के जो बैठे हैं, ये अल्पसंख्यक की बात नहीं कर रहा हूँ, जिनके साथ गांव में तकलीफ है, और जो असंगठित और संगठित कर्मचारी है, इसको जोड़ा होता इस मंत्रिमंडल में तो शायद ज्यादा बेहतर होता। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। कौशिक साहब आपका छोटा सा जल्दी से इस पर क्विक रिएक्शन चाहूंगी, इसके बाद कपिल श्रीवास्तव के पास जाऊंगी जल्दी से। मैं तो ये सोच रहा था कि कहीं संजय गुप्ता जी प्रधानमंत्री का ही नाम न ले जाएं। अगर रिपोर्ट कार्ड उनका भी बहुत अच्छा नहीं है तो कहीं प्रधानमंत्री भी बीजेपी को बदलना चाहिए, लेकिन वो गुप्ता जी नहीं कह पाए। मैं तो यही लगा रहा था कि कहीं प्रधानमंत्री नहीं, आप बताइए 12 मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ता है। सुनील भाई तो आप बिल्कुल बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन रिपोर्ट कार्ड की बात आए तो कांग्रेस प्रधानमंत्री के रिपोर्ट कार्ड से बताइए। वैक्सीनेशन पे सवाल पूछूं मैं, देखो मैं शुरुआत में ठीक है सर, ठीक है, आप सभी के पास लौटूंगी। पॉइंट टू पॉइंट है, मैं पॉइंट ठीक है, कपिल श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कपिल जी आपका क्या रिएक्शन रहेगा? संजय जी शिल्पा एकदम मैं संजय जी और संजय जी की बात का जवाब दे दूं यहाँ पे, बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए जब आप रिपोर्ट कार्ड की बात करते हैं, देखिए ये कि इंटरनल रिपोर्ट कार्ड है, जो फाइनल रिपोर्ट कार्ड है वो हमेशा जनता बनाती है और हर 5 साल में वो फाइनल रिपोर्ट कार्ड हमेशा जनता तय करती है। इसलिए ये तो हम अभी तय नहीं कर सकते कि प्रधानमंत्री का रिपोर्ट कार्ड कैसा था, किसका रिपोर्ट कार्ड कैसा था। ये काम जनता का है, जनता बंगाल में जनता ने कर दिया, तय करने की 5 साल बाद बंगाल में कर तो दिया। चलिए ठीक है, कपिल श्रीवास्तव सपा प्रवक्ता वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है कपिल जी आपका क्या रिएक्शन है इस मंत्रिमंडल विस्तार पर, इन तमाम संभावित चेहरों पर? देखिए पिछले 7 सालों की विफलता की जो कहानी है वही इस रिजेम्बलेंस इस मंत्रिमंडल विस्तार में देखने को मिल रहा है। क्योंकि जहां एनपीए, जैसा कि हमारे एडिटर साहब ने कहा, एनपीए वाले लोगों को हटाया गया है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि देखिए ये वही गवर्नमेंट है जो, और ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो पार्टी विद द डिफरेंस की बात करती थी, जो ये कहती थी कि मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम परफॉर्मेंस, तो उसकी तो धता इन्होंने खुद निकाल दी। और ये जो विस्तार किया जा रहा है ये इन्हें अपनी टूट को रोकने से किया जा रहा है। और ये जो विस्तार किया जा रहा है ये योगी और मोदी जी के बीच में जो सामंजस्यता नहीं बन पा रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसके अंदर विवशता है कि मोदी जी को करना पड़ रहा है। क्योंकि ये विस्तार तो हम लोगों ने संभावित सोचा था कि पहले योगी कैबिनेट का विस्तार होगा, लेकिन शायद योगी जी तैयार नहीं हुए इस मामले में। और क्योंकि ये मामला साफ हो गया कि उन्हीं के नेतृत्व में करना है और संतुष्टों को बता दिया गया है कि उन्हीं के नेतृत्व में आपको चुनाव लड़ना है, तो वहां तो भाजपा की मजबूरी स्पष्ट दिखाई दे रही है। साथ ही साथ आपने ये देखा कि बंगाल के अंदर जो इलेक्शंस हुए वो, और असम के अंदर जो पार्टी इनकी टूट के कगार पर खड़ी है, अगर वहां से मंत्री ना बनाया जाता उनको, जिनको मुख्यमंत्री के वो दावेदार थे, तो बड़ी टूट हो सकती थी असम में। उसको बचाने की ये कवायद है। और साथ ही साथ 5 राज्यों के अंदर जो चुनाव हो रहे हैं उनमें उन दलों के भी लोगों को जोड़ेंगे जो जातिवादी रूप से इन्होंने अपने साथ रखे थे उत्तर प्रदेश के अंदर, चाहे अपना दल हो और चाहे निषाद पार्टी हो। कहीं ना कहीं इन्हें भी संतुष्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यही 2 उत्तर प्रदेश में इनके बचे हैं, वो भी कूद के चले जाएंगे इधर उधर, तो वो इनकी मजबूरी है। अब मैं तीसरी बात कहता हूं कि देखिए नया यूथ मंत्रिमंडल होने से क्या लाभ, जब सफेद दाढ़ी वाले बाबा जो हैं वो ये देश चला रहे हैं। तो
हम तो ये पूछ रहे हैं कि 7 साल में जरा बता दीजिए कि कौन से जो मंत्री थे वो अपना पोर्टफोलियो देख रहे थे और क्या उन्होंने बेस्ट कर दिया। ये तो कहे थे ना कि हम हर साल अपने मंत्रिमंडल का परफॉर्मेंस देंगे। तो सबसे पहले तो इनको अगर कार्रवाई करनी चाहिए थी तो अनुराग ठाकुर पे कर देनी चाहिए थी, सीतारमण जी पे कर देनी चाहिए थी, क्योंकि इनके आशीर्वाद से जो नोटबंदी सलाह पे बंद की गई होगी या जीएसटी में 32 बार यू टर्न लिया इस गवर्नमेंट ने, और जिससे देश को नुकसान हुआ, जिससे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में 12 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, जिसके वजह से आपने देखा कि कोरोना काल के अंदर जो है अर्थव्यवस्था पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और हमारी जीडीपी जो पहले ही 3% थी कोरोना के पहले, वो माइनस जो है आपने नाम गिनवाए में से तो फिलहाल अनुराग ठाकुर का प्रमोशन होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए ठीक है, इस सवाल का जवाब मैं बीजेपी प्रवक्ता से लूंगी। खेमचंद शर्मा जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। एक मिनट ठीक है, जल्दी से सर, जल्दी से कंप्लीट कीजिए। बोलिए सर। मैं बिल्कुल जल्दी से कह रहा हूं, मैं एकदम नपी हुई बातें कहता हूं, मैं नपी हुई बातें कह रहा हूं और उसका आप इनसे पूछ लीजिएगा जी। मैं एक चीज और कह रहा हूं कि यहाँ बात इस चीज की नहीं है कि कितने इंजीनियर्स बनाए जा रहे हैं, कितने वो बनाए जा रहे हैं। अनुभव भी एक बड़ी चीज होता है, क्योंकि अभी हम एक बात कहेंगे तो दूसरी बात आ जाएगी। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर आप सबका फेल्योर देखना चाहते हैं तो कोरोना काल के अंदर जब पैंडेमिक एक्ट लागू था, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू था, तो केंद्र सरकार क्यों सो रही थी? क्यों प्रदेशों के हवाले कर दिया था देश को, और पहले बार में पहले अपने क्यों संभाली हुई थी? तो विफलताओं की कहानी को छुपाने के लिए आप डॉक्टर हर्षवर्धन को क्यों मोहरा बना रहे हैं? उसके मोहरा तो स्वयं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिस तरीके से आपको लताड़ लगी, जिस तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट और महाराष्ट्र हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट ने आपको लताड़ लगाई, दिल्ली हाई कोर्ट ने लताड़ लगाई, तो प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। और जहां तक अनुभव और पढ़े लिखे की बात है तो प्रधानमंत्री जी जो है वो मेन प्रधानमंत्री हैं, तो वो अपनी डिग्री बता दें कि वो कितना पढ़े हुए हैं। आज तक देश की जनता गफलत में है और जान नहीं पाई कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी कितने पढ़े हुए हैं। अनुभव मैं मानता हूं कि उनका सीएम का भी रहा है और पीएम का भी रहा है। तो ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए रख रहा हूं कि जिस निर्योग्य लोगों को इन्होंने निकाला है, किसी योग्य व्यक्ति ने अगर निकाला होता तो आज हमारी जीडीपी माइनस में ना होती, आज बेरोजगारी दर 23% ना होती, आज 51 लाख करोड़ रुपए का कर्जा पिछले 7 वर्ष में। ठीक है कपिल जी, आपकी बात आ गई है। इन तमाम सवालों के जवाब हम बीजेपी प्रवक्ता से लेंगे। हमारे साथ लगातार जुड़े हुए शर्मा जी, लेकिन उससे पहले बृजकिशोर सिंह का नंबर है। ठीक है सर, एक एक करके सबका नंबर आना चाहिए ना, सबको मौका मिलना चाहिए। बृजकिशोर सिंह, नेता जेडीयू, हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सिंह साहब, सीधा भाभी के पास आते हुए, आप इस विस्तार को विस्तार मान रहे हैं या फिर मेकओवर मान रहे हैं? किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, हर एक सरकार में जब भी कुछ नया करना होता है तो कुछ चेंजेस होते हैं। अब हमारे साथी लोग बोल रहे हैं कि ये विस्तार नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि जिस तरह युवा वर्ग आया हुआ है मंत्रिमंडल में, आप देखेंगे एवरेज ऑफ 58 ईयर्स हो गया है। इससे पहले जितनी भी सरकारें बनी भारत में वो इससे एवं भी थी। तो मुझे लगता है कि मोदी जी का ये जो कैबिनेट होगा, जाहिर सी बात है 2024 तक बहुत अच्छा काम करेगा, और पूरा विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में ये कैबिनेट जो बन रही है और जो शाम को 6 बजे आज बन जाएगी, उसमें पूरे विश्वास से पूरे भारत में बढ़िया काम करेगी। मैं एक लाइन का प्रश्न, ठीक है, प्रवक्ता से एक लाइन का, सिर्फ एक लाइन का। तो सर आप ये बता दीजिए, आज से तो ये बहुत अच्छी चलेगी, अब तक आप बाहर क्यों थे? अगर ये इतनी अच्छी सरकार है और इतना अच्छा काम था और इतना अच्छा काम करेगी, आज आपको क्योंकि 4 पद मिल रहे हैं तो आप कह रहे तारीफ कर रहे हैं, इससे पहले आप बाहर क्यों थे? एनडीए से बाहर नहीं, चलिए 1 मिल रहा है या 4 मिल रहे हैं, जैसे कि अलग अलग सूचनाएं हैं। मगर नहीं, आप केंद्रीय मंत्रिमंडल में कहाँ थे बताइए ना? केंद्रीय मंत्रिमंडल में कहाँ थे भाई साहब? आप ये बताइए, कौन सा मंत्री पद था आपके पास और क्यों आपने नहीं लिया था? आपने क्यों नहीं लिया था? मैं ये जानकारी चाहता हूँ आपसे। नहीं, आप मुझे बताइए कि आप मंत्रिमंडल के अंदर क्यों नहीं थे अब तक, ये मैं पूछना चाहता हूँ खाली, बस मेरा छोटा सा प्रश्न है। क्या कोई पार्टी केंद्रीय मंत्रिमंडल में जब भाग लेती है तभी गवर्नमेंट में अपनी हिस्सेदारी दिखाती है या सहयोग करती है? आप अरे भाई साहब, इतना साफ सुथरा अगर आधार होता तो बिहार में फजीयत ना होती, जितना सुंदर आधार आप बता रहे हैं। चलिए ठीक है, कौन सी फजीयत हुई है? ठीक है सर, ठीक है, मुद्दे पर रहते हैं। खेमचंद शर्मा जी, आप जवाब दीजिए। युवा चेहरे ठीक है, लेकिन अनुभव भी कोई चीज है।
इसके अलावा ये जो 11 मंत्रियों पर गाज गिरी है, शर्मा जी मेरा आपसे ये सवाल है सर, प्लीज एक एक करके, ये जो 11 मंत्रियों पर जो गाज गिरी है, या इसका मतलब ये था कि 2 सालों तक इनकी तरफ से कोई काम हुआ ही नहीं, या फिर इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी जिस वजह से इनको सजा दी गई है, इन्हें हटा दिया गया है। अब आगे और क्या उम्मीद लगाई जाए सर? शर्मा जी, हाँ आ रही है सर आवाज, बोलिए। आप एक छोटा सा अनुरोध में सभी मित्रों को प्यार से सुना है, आराम से सुना है, उनके विंडो को थोड़ा म्यूट रखें और शांति से आप मेरी बात सुने। आज जो लोग, जो पार्टियां राजनीतिक कुछ रोग से पीड़ित हैं, वो हमारी जो मौसम की वजह से या टेम्परेरी परिस्थिति में से आई घमौरियों का इलाज बताएं, तो वो चलेगा नहीं। हम अगर परिस्थिति कोरोना काल की वजह से कुछ चीजें आई हैं, उनका वो इलाज बताएं, उसकी वजह से हमारी सरकार पे टारगेट करें, इधर उधर की बातें करें, वो चलेगा नहीं, जनता मानेगी नहीं। अभी वो कहते हैं निकम्मेपन की बात कहते हैं, इसका मतलब गांधी परिवार निकम्मा था, इसीलिए जनता ने उनको 2014 में रिजेक्ट किया, 2019 में रिजेक्ट किया। सुनिए गुप्ता जी, मैंने चुपचाप से सुना, मेरे बड़े भाई आरएसएस परिवार का भी तो बता दीजिए। आप बड़े भैया आओ, सुन लो, साध्वी प्रज्ञा के बारे में बता दो। मैंने आपको बीच में बोला कहना पड़ेगा। आप बोलिए, आप बताइए ना, साध्वी प्रज्ञा के विषय पे बता दीजिए कि आपको गर्व है कि नहीं है? साध्वी प्रज्ञा पे गर्व है आपको कि एकमात्र आतंकी सांसद आपकी संसद की मेंबर ठीक है संजय जी बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। शर्मा जी बात पूरी कीजिए। बताइए खेमचंद जी। देखिए, मैं इस डिबेट को ना, मैं भी चीखना चिल्लाना शुरू कर सकता हूँ, ये बड़े भैया हैं, अगर इनको और बोलना है तो बोल लें, मैं तभी बोलूंगा जब जिस तरीके से इन्होंने बोला है, मैं चुप रहूंगा। मैं चुप रहेंगे तो सबसे बड़ी बात, इन्होंने निकम्मेपन की बात करी, राजनीतिक शब्दावली की बात करी। अगर वो शब्दावली, इनकी शब्दावली का मैं उपयोग करूं तो वो सबसे बड़ा चिन्ह, सबसे बड़ा तमगा इनकी पार्टी को मिलता है। अब बात आती है हमारी पार्टी इस समय किस तरीके से डिसीजन लेती है। आपको मैं बड़े आदर के साथ और बड़े विश्वास के साथ ये बता देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी में हम जिम्मेदारी समझते हैं। भारतीय जनता पार्टी में कभी किसी कार्यकर्ता को ऑर्गेनाइजेशन में लगाया जाता है, कभी किसी कार्यकर्ता को सरकार में लगाया जाता है, कभी कार्यकर्ता को सरकार से ऑर्गेनाइजेशन में लाया जाता है, कभी ऑर्गेनाइजेशन से सरकार में लाया जाता है, और कोई भी परमानेंट नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी में परिस्थिति और जरूरतों के हिसाब से कार्यकर्ता को काम दिया जाता है और उसके अनुसार हम लोग आगे बढ़ते हैं। वैसे ही इस मंत्रिमंडल विस्तार में जो परिस्थिति है, जो जरूरत है, उसके हिसाब से फिर बदल किया जा रहा है। किसी ने काम नहीं किया या वो निकम्मे हैं, लेकिन पिछले 2 साल में हमारे जो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे पाए, उन्हें हटाकर कहीं ना कहीं क्या अब ये आपकी तरफ से डैमेज कंट्रोल की कोशिश नहीं हो रही है? क्योंकि डॉक्टर हर्षवर्धन बहुत बड़ा नाम है, रमेश पोखरियाल निशंक बहुत बड़ा नाम है सर। देखिए डैमेज कंट्रोल की और उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, ये बिल्कुल शब्दावली गलत है। हमारे यहाँ पे मैंने आपको पुनः बताया, हमारे यहाँ पे समय समय के अनुसार सरकार से ऑर्गेनाइजेशन से सरकार में ट्रांसफर किया जाता है। एक प्रोसेस है, क्योंकि हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ पे एक परिवार की राजनीति नहीं है, हमारे यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है कि भाई जो माता ने बोल दिया या जो बेटा बेटी ने बोल दिया, जो घर में तीनों की मीटिंग हो गई, वही लाखों करोड़ों कार्यकर्ता पे थोपा जाएगा। ऐसा हमारे यहाँ पे संवाद होता है, हमारे यहाँ पे बातचीत होती है, और संवाद और बातचीत के नाते जो निकल के आता है उसी से डिसीजन होता है, और वो डिसीजन कुछ भी हो सकता है। कार्यकर्ता को ड्यूटी दी जा सकती है, कार्यकर्ता को आराम भी दिया जा सकता है, कार्यकर्ता को बड़ा काम भी दिया जा सकता है। और हमारे यहाँ पे हम लोग इसकी जिम्मेदारी समझते, हम कौशिक साहब ये सफाई कितने गलत उतरती हुई, जागीर समझ के नहीं बैठते। तो मैं आपको जल्दी से रिएक्शन आपका, उसके बाद ब्रेक पर जाना होगा। पार्टी ने कुछ सोचा हो, सबके लिए ठीक है सुन लेते हैं सर, दूसरों को भी सुन लेते हैं। सुनिए कौशिक, सुन लीजिए प्लीज, सब बोले 4-5 बोले, जवाब देना बहुत जरूरी है। बहुत बड़े बड़े कटाक्ष किए गए। हाँ सर आ रही हूँ ना, ब्रेक के बाद आप ही के पास आऊंगी, क्योंकि आज आप ही का दिन है सर। आज तो आप एक का भी जवाब तो नहीं दे रहे हैं। सत्ता में जवाब आप तो सुनिए, आराम से प्यार से मुस्कुरा के सुनिए। दिक्कत क्या है? हो सकता है कि इन कटाक्षों से आपको कुछ रास्ता मिल जाए। इसको अन्यथा में क्यों लेते हैं आप? देखिए, आप इसको पॉजिटिव। ठीक है, मैं चाहता हूँ जनतंत्र की डिबेट की जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहे और हम सब लोग एक दूसरे को सुने। सर उसकी चिंता आप मत करें, वो चिंता करने के लिए मैं बैठी हूँ यहाँ पर। आपसे जो सवाल पूछा जाए उसका जवाब आप दीजिए। चुनावी रैलियों में भी यही कहते हैं, सारे नेताओं से अपील। ठीक है सर, फिलहाल यहाँ पर मुझे के दायरे में सारे लोग जाकर माफी के साथ आपको यहाँ पर रोकना पड़ रहा है। चलिए एक बार फिर से अपने पैनल का रुख करते हैं। हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट लगातार जुड़े हुए हैं। खेमचंद शर्मा जी, आपके पास अब सीधे आते हुए, मोदी मंत्रिमंडल के इस विस्तार को लेकर, आगे की पूरी प्लानिंग को लेकर क्या कुछ आप करने जा रहे हैं? 2024 तो अभी दूर है, 2022 के लिए हाथ से मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगी
किस तरफ आप लोग आगे बढ़ते हुए। साथ ही खबरें यह भी है कि प्रकाश जावड़ेकर तक ने, रविशंकर प्रसाद तक ने इस्तीफा दे दिया है। क्या कहिएगा सर, ये बहुत बड़े बड़े नाम हैं इस्तीफे के लिस्ट में जिनके नाम शामिल हो रहे हैं। सरकार से ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन से सरकार में लगातार बिजली की परंपरा रही, चाहे वो अटल जी की सरकार हो चाहे मोदी जी की सरकार हो। और उसी परंपरा के अंतर्गत, उसी संवाद के अंतर्गत, उसी डायलॉग के अंतर्गत आज भी बदलाव हुआ है। किसी को ये तमका दे देना कि वो नॉन परफॉर्मर है, ये तमका दे देना उन्होंने काम नहीं किया, बिल्कुल गलत है। और आपने देखा पहले भी मंत्रिमंडलों के मंत्रालय बदले गए और मंत्रालय बदलने का उन्हें भी बदले गए और उनको वो मंत्रालय दिए गए जो पहले नहीं थे। तो ये सारी चीजें हम नेगेटिव तरीके से वो सही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी ने विषम परिस्थितियों में अंधेरे में दीपक जलाने का काम किया है और पूरे विश्व में जब कोविड की महामारी फैलती है और जिसमें आप देखेंगे भारत जैसा देश जिसमें इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतने यहाँ पे रिसोर्सेज की कमी है, इतने सारे चैलेंजेस हैं, तब भी उन्होंने विषम परिस्थितियों में एक उम्मीद की किरण को जगाया और जो इम्पॉसिबल होता था, जो आप कह सकते हैं सोच भी नहीं सकते थे, वर्षों के बाद दवाइयां हमारे भारत में पहले आती थी, वर्षों के बाद हमारे भारत में वैक्सीनेशन होता था, वर्षों के बाद भारत में हमारे वो चीजें आती थी, टेक्नोलॉजी आती थी। आज विश्व के कंधे से कंधे मिला के भारत वैक्सीनेशन का अभियान चल रहा है, सबसे तेजी से अभियान चल रहा है पूरे भारत। अगर इतना अच्छा काम होता सर तो क्या डॉक्टर हर्षवर्धन को हटाया जाता, उनका इस्तीफा लिया जाता? आप जरा खुद ही सोचिए, इतनी मुश्किल परिस्थिति में 2 साल से वो इस सिचुएशन को टैकल कर रहे हैं। अब आगे अभी तो ये बीमारी खत्म होने वाली नहीं है ना, तो अगर उन्हें हटाया जा रहा है तो कोई तो बड़ा कारण होगा ना। मैं पुनः आपसे बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे कोई भी जिम्मेदारी परमानेंट नहीं होती। संगठन से सरकार में, सरकार से संगठन में लोगों को भेजा जाता है, एक परंपरा है। डॉक्टर साहब को क्यों हटाया गया ये कहना भी उचित नहीं। डॉक्टर साहब को शायद पार्टी कुछ और जिम्मेदारी देना चाहती है और जो पार्टी जिम्मेदार देना बिल्कुल ये जो दो नाम आए हैं प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद, ये वाकई बिल्कुल चौंकाने वाले नाम है। लेकिन जैसे कि हमारे बीजेपी के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि संगठन में भी लोग भेजे जाते हैं। इसके अलावा जो डॉक्टर हर्षवर्धन, उनका नाम भी, हालांकि जो मंत्रिमंडल से जब हटाए गए तो उनका इस्तीफा लिया गया, वो भी नाम बड़ा चौंकाने वाला था, क्योंकि ये सब काफी वरिष्ठ लोग हैं। वरिष्ठ लोगों के ऊपर जिस तरह से इस अदला बदली की जो गाज गिरी है वो वाकई हम सबके लिए चौंकाने वाली बात है। लेकिन देखिए ये बात बिल्कुल मैं सहमत हूँ कि संगठन से लोग भेजे जाते हैं, संगठन से लोग लाए जाते हैं, लेकिन जिस मेकओवर हो रहा हो या जिसमें मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा हो, उसमें जो मैसेज जाता है वो कुछ और ही जाता है। जिस तरह से सबको मंत्री लोग को हटाया गया है। लेकिन ये तो तय है कि कहीं ना कहीं मोदी जी शायद खुश नहीं होंगे, इनके मंत्रालय के कामकाज से खुश नहीं रहे होंगे, तभी इनके ऊपर इतनी बड़ी गाज गिरी है। वरना रविशंकर प्रसाद चूंकि बिहार से आते हैं, बिहार से सांसद भी रहे हैं, प्रकाश जावड़ेकर हैं, बहुत बड़े बड़े नाम है। इनको अगर हटाया जाता है मंत्रिमंडल से तो संदेश बहुत गहरा है। और जिस तरह से जो औसत आयु की जो हम लोग बात कर रहे थे, जो सबसे जवान मंत्रिमंडल होगा, शायद उस चक्कर में भी इनको संगठन में भेजा जा रहा हो और उनको यहाँ सरकार से हटाया जा रहा हो, मैं ऐसा मानता हूँ। लेकिन यहाँ पर फिर विपक्ष ये भी तो कह रहा है ना कि भाई अनुभव भी तो एक चीज होती है। युवा मंत्रिमंडल आप लेकर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और खासतौर पर द्विवेदी जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि डॉक्टर हर्षवर्धन कोरोना महामारी से निपटने को लेकर पिछले 2 साल से, जब से ये बीमारी आई है, इस महामारी ने दुनिया को, हमारे देश को अपनी चपेट में लिया है, लगातार धरातल पर उतरकर तमाम चीजों के साथ, तमाम संस्थाओं के साथ डील करते हुए सिचुएशन को हैंडल कर रहे थे। अब उन्हें हटाकर किसी और व्यक्ति का इस पद पर आना, सर ये मुश्किलें तो नहीं खड़ा कर देगा? कहीं ऐसा ना हो कि तमाम जो अभियान चलाए जा रहे हैं कोरोना के खिलाफ इस जंग में, वो धीमे पड़ जाएं? ये बड़ी आशंका। शिल्पा, देखिए मैं बिल्कुल आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। जिस तरह से वाकई में डॉक्टर साहब ने मेहनत भी की थी। डॉक्टर साहब ऐसा नहीं उन्होंने मेहनत नहीं की थी, लेकिन देखिए सबसे ज्यादा अगर मोदी सरकार किसी मोर्चे पर घिरी थी इस पूरे कोरोना महामारी के दौरान, तो स्वास्थ्य सेवाओं के मुद्दे पर घेरी गई थी। Exactly. चाहे वो विपक्ष हो या फिर जो उसकी छवि थी सरकार की, वो सबसे ज्यादा स्वास्थ्य की सेवाओं के ऊपर लेकर खराब हो रही थी। तो देखिए ये तो तय था कि ये माना जा रहा था, जैसा हम लोग भी सोच रहे थे, हम लोग भी चर्चा में पहले भी चर्चा करते रहते थे कि स्वास्थ्य मंत्रालय के ऊपर जरूर इस विस्तार में गाज गिर सकती है। और ये कोई बड़ा चौंकाने वाला नहीं रहा, क्योंकि ये तो बदलाव होना था। यहाँ पे कोई नया चेहरा आना है। मुझे लगता है कि यहाँ पे जो नया चेहरा आएगा
वो कोई अनुभवी आदमी नहीं होगा, शायद वो पहली बार कोई ऐसा चेहरा के किसी चेहरे को ऐसा प्रभार दिया जाए, शायद पहली बार मंत्रिमंडल में भी शामिल हो रहा हो। तो मैं ऐसा मानता हूं इस चीज को लेके खास तौर से, क्योंकि सरकार को इसमें सबसे ज्यादा अगर किसी मोर्चे के ऊपर काम करने की जरूरत है तो स्वास्थ्य महकमा है, और स्वास्थ्य महकमे में इसलिए मैंने डायबिटीज कंट्रोल का सवाल खेमचंद शर्मा जी से पूछा था कि कहीं ऐसी कोशिश तो नहीं हो रही। चलिए ठीक है, डॉक्टर सुनील कौशिक कुछ कहना चाह रहे हैं सर। कभी कभी क्या होता है और देखा भी है कि जब कुछ बड़े लोग सरकार से हटाए जाते हैं, हाँ। तो उनको ये उम्मीद लगाई जाती है कि संगठन में उनको समायोजित किया जाएगा। लेकिन यहाँ संगठन भी भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय लेवल का लगभग सारा कंप्लीट है। 1 साल पहले नियुक्ति हुई है और अभी भी जो कुछ पद बचे हुए थे वो अभी 2 महीने पहले फिर कंप्लीट हो गए हैं। तो कहीं ये गुंजाइश नहीं बचती कि इतने बड़े चेहरों को यहाँ से हटा करके संगठन में समायोजित करने का पार्टी प्रयास करेगी। दूसरी बात, ये 3 नाम बहुत वास्तव में हैं कि हम लोगों को भी उम्मीद नहीं थी। हम भी लगातार पिछले 1 हफ्ते से संपर्क में थे वरिष्ठ नेताओं के और पदाधिकारियों के में, लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्टर हर्षवर्धन हैं, जावड़ेकर हैं और जो अभी रविशंकर जी हैं, ये तो बिल्कुल गुंजाइश पॉइंट 1 में भी नहीं थी। लेकिन ये इतना बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। और दूसरा सवाल ये उठता है कि संगठन में भी समायोजित करने के लिए बीजेपी के पास अभी कोई जगह भी नहीं बची है। तो निश्चित तौर से मुझे लगता है कि बीजेपी को तोड़ने या बीजेपी को जोड़ने से संबंधित जो बयान आ रहे हैं, और जिस तरीके से कपिल जी सुबह चैनल पर बैठे थे, उन्होंने ये मांग भी की थी कोरोना काल को लेकर के डॉक्टर हर्षवर्धन को हटाना चाहिए। ये विपक्ष कहता रहता है, लेकिन मुझे लगता है कि शाम को रहते रहते हर्षवर्धन को भी हटा दिया गया। तो क्या मुझे लगता है कि हर्षवर्धन की कहीं थी निशंक को हटाना, तो मैं सहमत था, क्योंकि जिस तरीके से परीक्षाओं को लेकर के जो किरकिरी सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की हुई और बर्बाद टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय को लेकर के जिस तरीके से उन्होंने जिम्मेदारी संभाली थी वो नहीं कह सकते। महामारी का संकट लगातार बरकरार है। कानून रविशंकर जी को देखा जाए, और चेहरा जब तक अपने आप को उस सिचुएशन में मैनेज करेगा, जब तक चीजों को हैंडल करेगा, तब तक ऐसा ना हो कि कोई झटका देश को लग जाए। कपिल श्रीवास्तव का इस पर मैं रिएक्शन चाहूंगी जल्दी से। देखिए, ये वाकई कुछ लोगों का तो इस्तीफा वाकई जो दे रहे हैं वो चौंकाने वाला, इसमें कहीं दो राय नहीं। हमें ऐसा लगता कि 5 नाम पर इनको विचार पहले करना चाहिए था, या हो सकता कुछ इनकी संगठन की चीजें हो, जैसा कि हमारे मित्र कह रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज कहता हूं ना कि जब परफॉर्मेंस पूरी मोदी सरकार की खराब रही है तो उसमें तो कैप्टन को इस्तीफा देना चाहिए था। और कैप्टन साहब ये क्यों नहीं संगठन में जा रहे? अरे भाई, संगठन में अगर जाना आपके यहाँ ये कवायद है कि मंत्रिमंडल से, उसमें तो भाई उन्हीं को भेज दीजिए जिनकी पर। और मैं एक चीज पूछ रहा हूं, ये कौन सी संस्कार और संस्कृति है कि जो राज्य मंत्री आपके वित्त के हैं, उन अनुराग ठाकुर साहब जिनको आप तरक्की दे रहे हैं, ये तो वही व्यक्ति है ना जिन्होंने केजरीवाल साहब को आतंकवादी कहा और जिन्होंने कहा था कि गोली मार देनी चाहिए दूसरों को। तो ये तो कैबिनेट में ये मंत्री रहते हुए इस तरीके का उच्चारण किए थे। आपके संस्कार है कि आप उनको शाबाशी दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात। और दूसरी बात, अर्थ मंत्री के ही वजह से तो ये व्यर्थ हुआ पूरा देश। तो इन दोनों पे क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? मैं तो ये पूछ रहा हूं, सीतारमण जी ने कहा था, जब आप याद कीजिए कोरोना काल से मैं पहले की बात कर रहा हूं, जब ऑटो सेक्टर के अंदर 50 लाख लोग जो हैं वो नौकरी विहीन हो गए थे, और उससे संबंधित 50 लाख और जो उस ऑटो सेक्टर से जुड़े हुए थे, चाहे ट्रक वाले हों चाहे अन्य चीजें, उस सब पर प्रभाव पड़ा था। आपको याद होगा 50 लाख लोग जो हैं वो नौकरी खो नहीं, 1 मिनट सुन लें। और इन्होंने जिम्मेदार ठहराया था ओला उबर को। आप याद कीजिए मैं क्यों कह रहा हूं। और दूसरा, आप कितने वकील बना रहे हैं, इंजीनियर बना रहे हैं, उससे क्या फायदा? वित्त मंत्री तो बनाइए जो अर्थशास्त्री हो, गोल्ड मेडल लेके निकला हो और अनुभव हो उसके अंदर। उनके पतिदेव तो स्वयं नहीं मानते हैं कि वो अच्छे अर्थ मंत्री हैं। और मैं दूसरी चीज आपको एक बात कह रहा हूं कि अनुराग ठाकुर जी से कहिए ना कि जो वो 5-20 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट लेकर के आए थे कोरोना काल में, जिससे वो पावर्ड करना चाहते थे, वो जरा बतावें अब से आकर के उनको, अगर कोई तमगा मिला है। जवाब देना चाह रहे हैं शर्मा जी, जवाब दे रहे हैं। एक सेकंड खेमचंद शर्मा जी आ रही है आपके पास। ठीक है शर्मा जी, बोलिए। कमेंट कैसे कर सकते हैं, और वो भी एक महिला मंत्री के खिलाफ? ये अशोभनीय है, इनको अपनी बातें वापस लेनी चाहिए। मैं इसे पूछना चाहता हूँ कि ये सच के साथ, अपनी ईमानदारी के साथ ये बताएं कि अपनी खुद की बातें कितनी आपकी पत्नी मानती है। आप एक मंत्री के खिलाफ, महिला मंत्री के खिलाफ अशोभनीय तरीके से पर्सनल टिप्पणी कर रहे हो, जो बिल्कुल गलत है। इसको सही नहीं किया जा सकता। ये आपकी मानसिकता को दिखाता है, और जो चीज है वो पब्लिक डोमेन में है, और हमारे यहाँ पे कार्य और परफॉर्मेंस के हिसाब से जिम्मेदारी दी जाती
हेमचंद शर्मा जी, इसीलिए तो सवाल किया गया है विपक्ष की तरफ से कि अगर आप ऐसे लोगों को प्रमोट करेंगे तो क्या संदेश जनता के बीच जाएगा? प्रमोट ये कंफ्यूज आर्य बृजकिशोर सिंह आपके पास भी आ रही है। गवर्नमेंट की जो परफॉर्मेंस है, जो फ्यूचरिस्टिक उनकी संभावना है, जो उनका स्किल है, जो कमिटमेंट है, उसके हिसाब से परफॉर्मेंस दी जा रही है। केजरीवाल पे टिप्पणी की वजह से मंत्री को ड्रॉप कर दें। अरे केजरीवाल का क्या हाल आपको पता है? आपको पता है? ठीक है, एक एक करके सर, एक एक करके। कपिल जी, शर्मा जी, चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा सर, किसी की बात लोगों तक नहीं पहुंचेगी सर। इतना बड़ा घोटालेबाज, और आप देखिए एक सेकंड द्विवेदी जी, शराब पीने में 3 बजे तक दिल्ली में शराब। ठीक है शर्मा जी मुद्दे पर रहते हैं। कपिल जी दोनों से दरख्वास्त करूंगी, शर्मा जी, कपिल जी दोनों से दरख्वास्त करूंगी। संजय जी भी रिएक्शन देना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले द्विवेदी जी जल्दी से, उसके बाद संजय गुप्ता। नहीं खेमचंद जी कपिल जी दोनों से मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। देखिए अभी अरे सुनिए ठीक है कपिल जी सुन लेते हैं कपिल जी सुन लेते हैं। आज आप ही का दिन है, आज आप सुन लीजिए, आज आपका दिन है, सुन लीजिए। देखिए अभी जो कपिल जी भी कह रहे थे, खेमचंद जी भी कह रहे थे, देखिए अभी ये बदलाव का दौर है। अभी आपको ये नहीं मान सकते कि अभी जो मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, इसके बाद विभाग में भी परिवर्तन होगा। आप चिंता मत कीजिए, हो सकता है कि विभाग को विभागीय परिवर्तन लेके मोदी जी ने कुछ और सोच रखा हो। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे सिर्फ मंत्रिमंडल विस्तार होगा उसके बाद विभाग परिवर्तन नहीं होंगे। जाहिर सी बात है, जो भी जूनियर मंत्री हैं वहां पे नए मंत्री आएंगे, और हो सकता है कुछ कैबिनेट मंत्रियों के विभागों में ही बदलाव हो, जैसा कि अभी सत्ता के गलियारों में बात चल रही है। ऐसा नहीं है कि जो मंत्री जहाँ बैठा वो बैठा रहेगा। मोदी जी बिल्कुल, इसलिए हमने इस प्रोग्राम को बोला है, इसलिए मैं शुरुआत से कह रहा हूँ, ये सिर्फ विस्तार नहीं है, मेकओवर है। यहाँ पे सिर्फ विस्तार नहीं होना है, बहुत सारे विभागों में बदलाव भी होता है। ये पूरी तरह से एक नया मंत्रिमंडल आपको नजर आएगा। थोड़ा सा सब्र कीजिए। बृजकिशोर सिंह, आप कुछ कहना चाह रहे थे सर? हाँ, मैं यही बोल रहा हूँ कि अभी ये हमारे जो प्रवक्ता साहब कांग्रेस के बोल रहे थे कि मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए था। मैंने तो नहीं कहा भाई साहब, मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या किसी मंत्रिमंडल का कपिल जी के कह रहे थे भाई, आप भूल जा रहे हैं। आप गलत कह रहे हैं भाई साहब, मैंने नहीं कहा। हाँ पर समर्थन कर रहे हैं। अरे मैंने कहा है और मैं प्रूव कर रहा हूँ कि उनको दे देना चाहिए। अब क्यों दे देना चाहिए? हाँ, आपको एक्चुअली विंडो नहीं दिखाई दे रही है सिंह साहब, इस वजह से मैं क्लियर कर देती हूँ। ये बात कपिल श्रीवास्तव की तरफ से कही गई, जवाब दीजिए। आपकी सरकार में कपिल श्रीवास्तव ने कही है, प्रवक्ता सफा है। प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दिए थे, ऐसा नहीं कपिल जी। अरे भाई सपा के हम हैं, कांग्रेस ने नहीं। हाँ सर, सुन तो लीजिए, जवाब दे रहे हैं, वो दे रहे हैं सर जवाब। वो थोड़ा सा डिले प्रोसेस चल रहा है आवाज पहुंचने में, इस वजह से शायद। आप सपा से है, आपके तो आदरणीय नेता ने कह दिया था कि मोदी का वैक्सीन है। उनको तो ये लग रहा था कि मोदी का वैक्सीन है, उनको आ गए अब जाके लिए हुए वैक्सीन। कहाँ चर्चा कर रहे हैं, कहाँ पहुँच गए? डिबेट को डिरेल मत सर पहुंच गए। बृजकिशोर सिंह, ऐसे नहीं सर, कपिल जी प्लीज मुद्दे पर रहते हैं सर। आप सभी लोग सभी व्यक्ति हैं, बार बार मुझे क्यों बताना पड़ता है कि आज का मुद्दा क्या है और आपको किस पर बोलने के लिए बुलाया गया है? ठीक है संजय गुप्ता जी ठीक है। कपिल जी प्लीज, और मैं सभी से एक बार फिर से दरख्वास्त करूंगी, किसी के ऊपर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, कोई व्यक्तिगत तंज नहीं, और भाषा की मर्यादा का भी आप सभी लोग ध्यान रखें। एक एक करके सर। बृजकिशोर सिंह, आप डिबेट को कहां से कहां ले जाना चाह रहे हैं सर? मुलायम सिंह यादव की यहाँ पर बात नहीं हो रही है सर, अखिलेश यादव की यहाँ पर बात नहीं हो रही है सर। ठीक है संजय गुप्ता जी। देखिए कपीश भैया, पलट जाते हैं। पलटू राम ने कसम खाई थी। कपिल जी प्लीज सर, इतने वरिष्ठ होकर भी आप अगर इस तरह से रिएक्ट करेंगे, कपिल जी प्लीज मुद्दे पर रहते हैं सर, समय जाया नहीं करते। अरे हो गया भाई साहब, नहीं सर, नहीं, इसकी इजाजत नहीं होगी, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं। मैं आप सभी से एक बार फिर से दरख्वास्त करती हूँ सर, मुझे बार बार ये बात बोलने की नौबत क्यों आती है कि भाषा की मर्यादा का ध्यान रखें। संजय गुप्ता, देखिए विषय आज हम चर्चा कर रहे हैं भाई साहब, सुनिए ना। हाँ ठीक है, आज हम चर्चा जो कर रहे हैं, विषय ये है कि जो मंत्रिमंडल के अंदर बदलाव किए जा रहे हैं उन पे हम चर्चा कर रहे हैं। उनके ऊपर क्या वो, अब जैसे
खेमचंद जी ने कहा, बड़ी तारीफें की, हमें उसका जवाब देना है। देखिए आज अभी बात हुई कि बहुत डिग्री की बात मैं सुन रहा था, मैं उसी में दूसरी बात जोड़ना चाहता हूँ कि आज बहुत से जो मंत्रिमंडल में लोग जुड़े हैं उनकी बहुत बड़ी बड़ी डिग्री हैं, मगर जिनकी डिग्री का पता नहीं है उन्हें भी तो बाहर हो जाना चाहिए। आज उस पर भी चर्चा कर लेते तो शायद अच्छा होता। मैं किसी के नाम पे जाना नहीं चाहता, क्षमा चाहूँगा, मैं नाम पे जाना नहीं चाहता, मैं विषय पे बात कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं बात करना चाहता हूँ, आपने कहा मेक ओवर की बात जो अभी द्विवेदी साहब कर रहे थे, मैं उसी बात में जोड़ रहा हूँ। पहले उन्होंने कहा था नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मैंने कहा पूरी सरकार है। दोबारा उन्होंने कहा मेक ओवर केवल 4 मंत्री, 10 मंत्री, 12 मंत्री के इस्तीफे से मेक ओवर नहीं हो सकता है। मैं आज जो देश के हालात है मैं कहना चाहता हूँ कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं और फर लागे अति दूर। इस सरकार का ये मैसेज है। आप देखिए कि जिस तरह से जम्मू एयरपोर्ट के ऊपर ड्रोन का हमला हुआ, तो क्या उसके अंदर जो मंत्री उसके अंदर जिम्मेवार है उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, चाहे बेशक वो देश का गृह मंत्री हो, चाहे बड़ा मंत्री हो। जब इतने बड़े बड़े नामों को आज हम बदल सकते हैं, उनसे इस्तीफे ले सकते हैं। आपको रोकना चाहूंगी यहाँ पर, हमारी संवाददाता ममता चतुर्वेदी हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ गई है। ममता, क्या अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए शिल्पा, मोदी कैबिनेट की अगर बात करें तो बड़े बड़े मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। सबसे पहले बात करें रविशंकर प्रसाद की, तो उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। प्रकाश जावड़ेकर, उनका भी इस्तीफा आ गया है। प्रताप सारंगी, तकरीबन 12 मंत्री हैं मोदी सरकार के जो फिलहाल इस्तीफा दे चुके हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं विजय चौक पर, जहां पर धीरे धीरे शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए तमाम लोग अपने घरों से रवाना हो चुके हैं। कैमरा पर्सन से कहूंगी वो आपको विजय चौक की तस्वीरें दिखाएंगे। यहाँ पर अब धीरे धीरे आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं और धीरे धीरे करके जो मंत्री हैं जिनको शपथ ग्रहण करना है वो यहाँ से जाना शुरू हो गए हैं राष्ट्रपति भवन की तरफ। लेकिन शिल्पा, सबसे महत्वपूर्ण जो चौंकाने वाला फैसला देखने को आया है वो ये है कि केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा प्रकाश जावड़ेकर का इस्तीफा हो चुका है। सदानंद गौड़ा जो केंद्र में मंत्री थे वो इस्तीफा दे चुके हैं। प्रताप सारंगी, देवाश्री चौधरी, बाबुल सुप्रियो, तकरीबन दर्जन भर मोदी सरकार के मंत्री थे जिन्होंने फिलहाल इस्तीफा दे दिया है। और थोड़ी ही देर में 6 बजे का वक्त है जब शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। ऐसे में सवाल ममता यही खड़ा हो रहा है कि कितना मजबूत ये मंत्रिमंडल होने वाला है और कितनी उम्मीदें इस मंत्रिमंडल से आगे लगने वाली है, क्योंकि 2024 से पहले 22 का भी इम्तिहान है। जी बिल्कुल शिल्पा, 24 से पहले 22 बड़ी परीक्षा है मोदी सरकार की और उसको देखते हुए कहीं ना कहीं युवा चेहरे को तरजीह देने की कोशिश की जा रही है। नए चेहरे इस कैबिनेट में शामिल हो रहे हैं और कहा जा सकता है कि एक मैसेज देने की कोशिश है। अगर यूपी और उत्तराखंड की बात करें जहां पर 2022 में चुनाव होने वाला है, तो कहीं ना कहीं जातीय समीकरण जो सोशल इंजीनियरिंग है उसको साधने की पूरी कोशिश की गई है और इस बार का जो मोदी कैबिनेट होगा उसमें युवा चेहरा ज्यादातर देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर फिर यही सवाल एक बार फिर से जो विपक्ष बार बार उठा रहा है कि युवा चेहरा आप शामिल कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अनुभव कहां से लाइएगा फिर? और अनुभव की ज्यादा आवश्यकता नजर नहीं आती क्या? क्योंकि देश इस समय जिस क्रिटिकल सिचुएशन से गुजर रहा है, जिस महामारी से गुजर रहा है, आर्थिक व्यवस्था हमारे देश की, अर्थव्यवस्था हमारे देश की जिस तरह से चरमराती नजर आ रही है, इसको लेकर यह सवाल वाजिब बनता है। जी बिल्कुल शिल्पा, कहीं ना कहीं ये तो देखना होगा कि नए मंत्री आएंगे, कैबिनेट का हिस्सा होंगे, शपथ ग्रहण में शामिल हो रहे हैं, उनको जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी तो तजुर्बा, जाहिर सी बात है जिनके पास तजुर्बा है वो बेहतर काम कर सकते हैं। जब नए लोग होंगे तो उनके लिए मुश्किल तो ज़रूर होगा। और ऐसे आमतौर पर ये देखने को मिलता है कि जब नए लोग मंत्री बनते हैं तो उनको सीखते सीखते 1 से 1.5 साल का वक्त गुजर जाता है, तब तक समय चला जाता है। जब तक काम करने का वक्त आता है तब तक उनका टाइम पूरा हो चुका होता है। इस वक्त मैं कैमरा पर्सन से ये भी कहूँगी कि आपको तस्वीरें भी दिखाते रहे विजय चौक पे, जहां पर काफिला आप देख सकती हैं कि राष्ट्रपति भवन की तरफ जा रहा है। और जहां तक तजुर्बे का सवाल है शिल्पा, तो ये समस्या तो बहुत ज्यादा है कि नए लोग सीखते हैं तब तक 5 साल मोदी कार्यकाल का पूरा हो जाएगा और फिर से चुनाव आ जाएगा। तो ये बहुत बड़ी समस्या है जिसको लेकर सोचने की जरूरत है। जो पिछले कैबिनेट में काम कर चुके थे जैसे रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, इनको काम का तजुर्बा था, फिलहाल ये इस्तीफा दे चुके हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि अब इनको संगठन में लाया जा सकता है, एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। आपको तस्वीरें लगातार आप दिखा रहे हैं विजय चौक पे, जहां पर आप देख सकते हैं कि लगातार जो काफिला है वो यहां से रवाना हो रहा है राष्ट्रपति भवन की तरफ। तो एक एक करके सभी लोग राष्ट्रपति भवन की तरफ शिल्पा जा रहे हैं और 6 बजे का वक्त है जब शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। बिल्कुल, क्योंकि आज ये जो मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है ये इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण ममता, क्योंकि 2 साल में आज हो रहा है। अब अगला मौका जब तक आएगा
शायद तब तक काफी वक्त निकल चुका होगा। इसलिए आज ही फूक फूक कर कदम यहां पर मोदी सरकार को रखना होगा, जिसे जो जिम्मेदारी देनी होगी बहुत सोच समझ कर देनी होगी। जी बिल्कुल, ज़्यादा वक्त नहीं कहा जा सकता। अगर यूपी की बात करें तो 2022 में चुनाव होना है, उत्तराखंड में भी है और 2 साल बीत चुके हैं, 3 साल का वक्त बचा है। तो ऐसे में देखना होगा कि किसको कौन सी जिम्मेदारी दी जाती है। हालांकि जब चाय पर चर्चा प्रधानमंत्री ने किया था तो जानकारी के मुताबिक उस वक्त ही सभी लोगों को ये बता दिया गया है कि कौन से इसमें से कैबिनेट मंत्री बनने वाले हैं और किसको राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाएगा। तो अब ऐसे में देखना होगा, शपथ ग्रहण के बाद ये मुमकिन होगा कि पता चल जाए कि आखिरकार किसको कौन से मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जाती है। लेकिन ये सवाल तो बहुत बड़ा है कि देखना होगा कि जिनको जिम्मेदारी मिलती है वो काम किस तरीके से करेंगे। और जहां तक एक्सपीरियंस की बात करें तो नए लोग हैं, उनको सीखने में वक्त तो लगेगा। संजय जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? ठीक है सर, आऊंगी आपके पास भी। ममता, तस्वीरें लगातार आप हम तक पहुंचा रही है, ऐसे में जाहिर सी बात है निगाहें सभी की बनी हुई है, काफिले भी वहां से गुजरने शुरू हो गए हैं कि तमाम लोग जिन्हें आज मौका दिया जाएगा, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी आज सौंपी जाएगी, एक एक करके वो वहां पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। तमाम मंत्रियों के ऊपर ये नई जिम्मेदारी जब पड़ेगी, जाहिर सी बात है चुनौती भी होगी उनके सामने, अवसर भी होगा उनके सामने। चुनौती इस बात को लेकर कि जो चैलेंजेस उनके सामने हैं कैसे वो उनसे पार पाएंगे, और अवसर ये कि अपने आप को साबित कर पाएंगे। होगी कि कैसे साबित करेंगे। लेकिन अगर नए मोदी कैबिनेट की हम बात करें तो उसमें कई ऐसे मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं जिनको प्रशासनिक जानकारी है, जैसे कि अश्वनी वैष्णव है जो उड़ीसा से आते हैं, वो भी प्रशासनिक कैडर से आते हैं। इसके अलावा सुनीता दुग्गल जो हरियाणा से हैं, वो भी उन्होंने VRS ले लिया था IRS से। यानी कि कई ऐसे मंत्री बन रहे हैं जिनको प्रशासनिक जिम्मेदारी है। तो ऐसे में देखना होगा कि प्रशासनिक जिम्मेदारी जो निभा चुके हैं वो लोग मंत्रालय की जिम्मेदारी किस तरीके से निभाएंगे। हालांकि ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं जिनको प्रशासनिक काम करने का तजुर्बा है और शायद यही वजह है कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये सोचा है कि उन लोगों को कैबिनेट में तरजीह दिया जाना चाहिए जो युवा हों, जो बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ काम कर सकें, देश के कार्यों को आगे बढ़ा सकें और इसके अलावा उनको प्रशासनिक जानकारी भी हो। चलिए ठीक है ममता, आप हमारे साथ बनी रहे, इन तस्वीरों पर नजर रखे। संजय गुप्ता जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, अब बोलिए सर अपनी बात। जी मैं जो बात मैं देख रहा हूँ, जिस तरह की हम बात कर रहे थे, मैंने कहा कि और भी बहुत से ऐसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं। जैसे मैंने गृह मंत्रालय की बात की थी, ऐसे और बहुत से मैं उदाहरण दे सकता हूँ। मैं उसको गहराई में जाके कहना चाहता हूँ, मगर चल इसको छोड़ के अब जो लोग नए आना चाहते हैं उन पर बात कर लें। अभी खेमचंद जी बड़ी तारीफ कर रहे थे, तो जो बहुत से विभीषण दूसरी पार्टियों से टूट करके आज भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, आज शपथ दिलाई जा रही है, जयचंद्र को दिलाई जा रही है। और ऐसे मौका परस्त लोग जो अपनी पार्टियों को छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर गए पूरे दल के साथ, उन लोगों को आज मंत्री बनाया जा रहा है। आप तारीफ कर रहे हैं। कंपनसेशन के आधार पर मैं बात करना चाहता हूँ, जो अपने अपने क्षेत्रों के अंदर मुख्यमंत्री पद से हटा दिए गए उनको आज आप मौका देना चाह रहे हैं। आप इसके अंदर बहुत से ऐसे लोगों को मौका अवसर देना चाहते हैं जिनको लाइसेंस दिया जाएगा कि वो अपना क्षतिपूर्ति कर लें। आज बहुत से ऐसे लोगों को आज मौका दिया जाएगा जो कहना चाहते हैं रामजादे हरामजादे। तो मैं इन बातों पे चर्चा करना चाहता हूं कि ये हम दो हमारे दो की सरकार है, अडानी अंबानी की सरकार है। ये लिस्ट कहीं और से बन के आ रही है, RSS के कार्यालय से बन के नहीं आ रही है। ये अंतर आज हमें समझना पड़ेगा जब हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसके अंदर बहुत सी उम्मीद हम करें, बहुत बड़ी उम्मीद करें 6 दिनों की, बहुत बड़ी उम्मीद करें राम राज्य की। ऐसा मुझे दिखाई नहीं देता है, ये मैं कहना चाहता हूं। डॉक्टर सुनील कौशिक जी देखो, निश्चित तौर से ये प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है कि वो अपने मंत्रिमंडल में किसको रखेंगे कि नहीं रखेंगे, किन से काम लेना है कि नहीं लेना है। लेकिन शिल्पा, ये सवाल उठता है कि वो बड़े चेहरे जिनका भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाने में, संगठन को इतना मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा, महत्वपूर्ण भूमिका रही है, और एक ऐसा आज जिस परिस्थिति से देश गुजर रहा है वहाँ बड़ा प्रबंधन की बड़ा आवश्यकता है, अनुभव की आवश्यकता है। तो निश्चित तौर से इतने बड़े चेहरे, रविशंकर जी से मेरी परसों बात हुई थी, उन्होंने बिल्कुल अंदाजा नहीं लगाया सकता कि वो भी जा सकते हैं। और अभी कुछ भी हो सकता है, चौंकाने वाले धीरे धीरे नाम आएंगे। अभी हम लोग चाहे कितना भी विशेष सूत्रों से जानकारी पा लें,
लेकिन बीजेपी में अक्सर कर होता है कि जो होता है वो दिखता नहीं है। और निश्चित तौर से कुछ चीजें खुल खुल के आ रही हैं और तमाम बार सुबह से लेकर के शाम होने जा रही है, तमाम बार हम लोगों की सूचियां भी बदल गई, कभी कोई नाम हट रहे हैं, कभी कोई नाम जुड़ रहे हैं, तो निश्चित तौर से कुछ चौंकाने वाली चीजें होंगी। हाँ। इसमें कोई दो राय नहीं है, अभी बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, लेकिन मुझे नहीं लगता, मैं फिर दोबारा कह रहा हूं कि इन चेहरों को उठा करके वो संगठन में कैसे एडजस्ट करेंगे जबकि संगठन में जगह नहीं है। क्या फिर संगठन को भी दुरुस्त करेंगे? और जहां बीजेपी का संगठन है जो कहते 3 साल से पहले हटाया नहीं जा सकता है, और जो संगठन अभी तैयार हुआ है उसको 3 साल पहले संगठन को हटा के उन पदाधिकारियों को, इन बड़े चेहरों को कैसे एडजस्ट करेंगे, ये थोड़ा सा सवाल उठता है। ठीक है, वाजिब सवाल है। कपिल श्रीवास्तव जल्दी से सर एक लाइन में, उसके बाद मुझे ब्रेक पर जाना होगा। मैं एक चीज नहीं, ब्रेक के बाद भी आप उनको ले लीजिएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत जरूरी चीज कहनी रह जाएगी। मैं एक चीज ये कहना चाहता हूं, बताएं। कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो जातियों की समीकरण को बैठाने के लिए ये विस्तार कर रही है, उसमें उसने उस जाति को एकदम छोड़ दिया है जिसने कि खाली वोट ही देने का काम किया, और उसका प्रतिनिधित्व ये बहुत कम देते हैं, जिसमें से रविशंकर प्रसाद जी आते हैं, यानी कि कास्ट कम्युनिटी। उस पर भी ध्यान, ठीक है, उस पर भी ध्यान देना होगा। चलिए, माफी के साथ आपको रोकूंगी, फिलहाल मुझे यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के बाद भी ये चर्चा लगातार जारी रहेगी और 6 बजे ये सीधी तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे थे, आगे भी पहुंचाते रहेंगे। 6 बजे मंत्रिमंडल विस्तार में शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा। फिलहाल खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update.